एवरीवन। आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ एक नई कहानी को शेयर करने के लिए और वो है चार्टर एक्ट 1853। तो चलिए आगे चलते हैं और इस चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारी कहानियों को ख़त्म किया, लाइक रेगुलेटिंग एक्ट हम लोगों ने ख़त्म किया, फिर ड्रॉबैक्स पढ़े, फिर सेटलमेंट एक्ट पढ़े, फिर फिट्स इंडिया एक्ट, फिर चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट 1833 और आज हम लोग लास्ट पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1853। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ, बार बार मैं बोल रही हूँ ना चार्टर चार्टर, ये चार्टर चार्टर है क्या, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आप लोगों को। एक्चुअली होता ये था कि जो ब्रिटिश सरकार थी इंग्लैंड में बैठी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे प्यारे भारत में थी। अब क्या होता था कि ब्रिटिश सरकार हर 20 साल में इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक नियम बनाती थी। चार्टर का मतलब होता है अनुमति देना कि हाँ ठीक है, 20 साल में आप इतना काम करेंगे, आप इतना काम करेंगे। तो क्या हुआ कि 1850 के बाद आपने देखा कि 1857 की क्रांति हो गई थी। आप सभी को पता है 1857 की जब क्रांति हो गई तो उसके बाद कंपनी का शासन ही खत्म कर दिया गया। अब जब कंपनी ही नहीं रही तो कौन सा चार्टर और कैसी अनुमति। तो इससे क्या हुआ कि ये जो हमारा 1853 का चार्टर एक्ट है ये अंतिम चार्टर एक्ट है। इसके बाद हम लोग एक नई दुनिया में चलेंगे, एक नई कहानी में चलेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने इस लास्ट एक्ट को बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है। देखिए क्या हुआ था कि कंट्रोल ऑफ कोड ऑफ डायरेक्टर्स, मैंने आपको पहले आपको समझाया था जो आगे की वीडियोस थी कि 1833 का जब हम लोगों ने कहानी पढ़ी थी तो उसमें एक नए किरदार की एंट्री हुई थी और वो कौन था, लॉर्ड मैकाले, ठीक है ना, बताया था। अब ये तो क्या थे, विधि के थे, ये मतलब ये बताते थे कि नहीं ठीक है लॉ के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, जो आपने नियम बनाए हैं वो लॉ के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। और ये होते थे 3 लोग। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया इस 1853 के कार्य में, इसको जरा से देखिए और समझने की कोशिश करिए। क्या हुआ था कि 1833 में आपको सबको पता है कि लॉर्ड विलियम बैंटिंग थे ना, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो एक तरीके से ब्रिटिश सरकार ने भारत के गवर्नर जनरल पर तो कंट्रोल कर लिया था कि चलो ठीक है, अब हम लोग जो कहेंगे वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करेगा और उसी के अकॉर्डिंग भारत में प्रशासन चलेगा। लेकिन अब बात आती है सीओडी की। सभी को पता है ना सीओडी क्या होते थे। बहुत पहले अभी लास्ट वाली कहानी में हम लोगों ने सीओडी की कहानियाँ पढ़ी थी ना, ये सीओडी होते थे, ये इंग्लैंड में बैठे होते थे। अब तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा चलो भाई अब ऐसा किया जाए, इनको भी रेगुलेट किया जाए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बड़ी गड़बड़ी करी थी 1833 में। में अभी हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे कि 1833 में ही सिविल सर्विसेज के लिए आयोजन हो रहा था, खुली प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था, लेकिन इन सीओडीओ ने ही मना कर दिया था। तो अब क्या हुआ कि 1853 में जब 1853 आया तो ब्रिटिश सरकार ने कहा अब ऐसा है कि हम लोग सीओडीओ पर ही कंट्रोल करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि सीओडीओ की संख्या कम कर देंगे, 24 से घटाकर सीओडी की संख्या कितनी कर दी गई, 18। सीओडी मतलब कोड ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्या हो गया कि 18 कर दी गई और उसमें से 6 लोगों का चुनाव, 6 लोगों को अपॉइंट कौन करता था, ब्रिटिश क्राउन करता था, ब्रिटेन का राजा करता था। समझ में आया। तो किस तरीके से कोड ऑफ डायरेक्टर्स पे ब्रिटिश सरकार ने अपना नियंत्रण स्थापित किया, अभी आपको समझ में आया कि 24 से उनकी संख्या कितनी कर दी गई, 6 कर दी गई, 18 कर दी गई और उसमें से 6 का चुनाव कौन करता था, ब्रिटिश क्राउन करता था, ठीक है। आइए अब चलते हैं इसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान पे जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। एक बार समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इस 1853 का सबसे महत्वपूर्ण, मैं तो कहूंगी कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। क्या होता था 1853 से पहले, आप सभी को पता है, ये देखिए 1853 से पहले कुल सिर्फ यही काउंसिल होती थी, एक परिषद होती थी जिसमें यही कानून बनाते थे और यही कानून लागू करते थे। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे जैसे आज के ज़माने में क्या होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं, संसद कानून बनाती है और लागू कौन करता है, जो कार्यकारी होते हैं। तो क्या हुआ कि अभी तक क्या हो रहा था, 1853 से पहले यही लोग कानून बना भी रहे थे और यही लोग कानून लागू भी कर रहे थे। जो 1853 का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया वो ये किया गया कि चलो अब ऐसा करते हैं कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो कार्य हैं, मतलब विधायिका लेजिस्लेटिव जो वर्क है और जो एग्जीक्यूटिव वर्क है,
ठीक है, लेजिस्लेटिव समझ रहे हैं ना कानून को बनाना, और एग्जीक्यूटिव समझ रहे हैं ना कानून को लागू करना। तो इन दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया जाए। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था कि पहले कितने लोग थे भाई, लॉर्ड मैकाले को मिला के 4 लोग थे और एक गवर्नर जनरल हो गया। समझ में आ रहा है? अब क्या किया गया कि 1853 में ये कहा गया कि चलो अब ऐसा करते हैं, इनके कार्यों को विभाजित कर देते हैं। ठीक है, एक परिषद बन जाएगी हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधायिका परिषद, और एक हमारी परिषद बन जाएगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कितने कितने सदस्य वहाँ पे रहेंगे। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में रख लीजिए कि एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी जो कि कानून को लागू करती थी, उसमें कितने लोग थे? एक थे गवर्नर जनरल, और क्या थे? 4 मेंबर्स। वही 4 मेंबर, देखिए पहले क्या किया गया था, 3 मेंबर्स कर दिए गए थे, फिर 4 मेंबर्स हो गए, तो वही 4 मेंबर्स और एक गवर्नर जनरल। ये कैसी कौन सी काउंसिल में थे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे। ठीक, और इनकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें कुल मिला के कितने लोग थे? 12 लोग थे। अब ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कौन कौन थे? एक गवर्नर जनरल था, एक कमांडर इन चीफ था, एक नया व्यक्ति बनाया गया कमांडर इन चीफ। मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल के 4 लोग यहाँ पे थे। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट का एक जो ये चीफ जस्टिस है वो वही जस्टिस है जो 1773 में जो कोर्ट बनाई गई थी ना, तो वो उसी समय की कोर्ट जो बनी थी उसी के चीफ जस्टिस हैं। रेगुलर सुप्रीम कोर्ट का जो एक जज हो सकता है। अच्छा, एक जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि मद्रास, बॉम्बे और नॉर्थ जितने भी प्रांत थे, जितने प्रोविंस थे, उनसे भी क्या किया गया, एक एक रिप्रेजेंटेटर मांगा गया कि नहीं ऐसा है, आप लोग भी अपना अपना रिप्रेजेंटेटर दीजिए, ताकि जब कोई कानून बने, कोई भी कानून बने, तो आप लोग भी सहमत हो और आप लोगों के इश्यूज भी डिस्कस किए जा सके। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या ऐसा आज के ज़माने में नहीं होता है? ऐसा कहाँ होता है कि एक कानून भी बनता है और कानून लागू भी होता है? ये अक्सर हम लोग कहाँ देखते हैं? संसद में देखते हैं। जैसे आजकल हमारी संसद में होता है ना कि कानून बनता है, पहले डिस्कशन होता है, फिर उसको लागू किया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि 1853 के अधिनियम ने पहली बार भारत में संसदीय व्यवस्था की नींव रखी। ये तो संसद में ही होता था ना, आप देखते हैं ना आज भी वैसा ही होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा हुई? तो 1853 के द्वारा हुई। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब आगे के जो इसके प्रमुख प्रावधान है वो इस प्रकार है कि इस अधिनियम ने कंपनी के कार्यकाल को बढ़ा दिया, मतलब एक्सटेंड द कंपनीज टाइम। मतलब क्या है कि जैसे मैंने बताया कि इंग्लैंड में जो सरकार होती थी वो रेगुलेट करती रहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो पहले क्या होता था 20-20 साल के लिए बढ़ा देती थी। तो इस बार भी बढ़ा दिया गया इसका कार्यकाल, लेकिन इसने बताया नहीं कि अब हमने कितने समय के लिए बढ़ाया है और हम क्या कर सकते हैं। इसका मतलब प्रत्यक्ष रूप से इनके ऊपर डंडा पड़ गया कि अब हम कभी भी अगर कोई भी दिक्कत हुई तो कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल खत्म किया जा सकता है। इनको ये वार्निंग दे दी गई। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या प्रावधान है? ये जो सबसे ये थोड़ा सा अपना अपना सा लग रहा है, सिविल सर्विसेज। मैंने बताया था ना कि 1833 में ही ये प्रावधान किया जा रहा था, लेकिन सीओडी ने मना कर दिए थे, कुछ उनके अंदरूनी मामले होंगे। लेकिन 1853 में एक जो प्रावधान किया गया कि नहीं अब ऐसा है, गोरे काले का कोई भेद नहीं किया जाएगा। अब जो सिविल सर्विसेज है उसमें इंडियंस भी भाग ले पाएंगे और ब्रिटिशर्स भी भाग ले पाएंगे, और उसके लिए एक क्या होगा, एक ओपन एग्जाम होगा और उसमें सबको भाग ले सकते हैं। और इसके लिए 1854 में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 1854 में मैकाले समिति भी बनाई गई थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये जो बहुत सारे एक्ट चल रहे हैं ना, इनको अगर एक सीरीज में एक कहानी की तरह आप ध्यान रखिए तो ये बहुत आसान है। जैसे 1833 में क्या किया गया, कंपनी के कार्यकाल को तो बढ़ाया गया, लेकिन 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 कोई निश्चित अवधि नहीं प्रदान की गई। सिविल सर्विसेज की छूट दे दी गई, मैकाले समिति बना दी गई, पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत की गई 1853 से। 12 लोग कौन थे? लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे। 4 लोग कौन थे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे। और क्या क्या प्रावधान किए गए कि सीओडीओ की संख्या कितनी कर दी? 24 से 18 कर दी गई, जिसमें 6 का चुनाव कौन करता था? ब्रिटिश क्राउन करता था। बस खत्म, जरा सी कहानी थी हमारी, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा चार्टर एक्ट 1853। अब आज के लिए हमारी कहानी खत्म होती है, हम फिर मिलेंगे अब एक क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद। तब तक के लिए सेफ रहिए, खुश रहिए, कहानी पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।